नमस्कार बच्चा लोग। आज मैं फोर्थ सेमेस्टर के दूसरे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आज मैंने कहा था कि जैसा जैसा कि मैंने कहा था कि आज आपका जो क्लास होगा वो सिलेबस से रिलेटेड होगा। तो आज की क्लास आपकी सिलेबस से रिलेटेड है। और वो क्या है, क्लास में पहले हम लोगों को आज पढ़ना है डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म क्या है? ये डाइवर्सिटी को कहते हैं विविधता और प्लूरलिज्म को कहते हैं बहुलता। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस हम बता देते हैं कि डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म में क्या अंतर है। जैसा कि आप देखते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति सब सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं, लेकिन सब लेकिन सबके जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जैसे दो बच्चे या दो व्यक्ति या दो लड़के या दो लड़कियां एक जैसे नहीं होते। अब जुड़वे उनका अपवाद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी कुछ न कुछ अंतर होता है। तो देखिए, जैसे देखने में सारी की सारी भैंसें काली दिखती हैं, लेकिन वो क्या कंडीशन में है, उनमें भी कुछ न कुछ विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार की विविधता सबके पास, जैसे आदमी ही है, सबके पास मुंह है, आंख है, कान है, नाक है, सब है, लेकिन जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये और ये। तो ये जो बाइफर्केशन का जो गुण है, या ये जो एक दूसरे से अलग करने वाला गुण है, ये गुण ही क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी या विविधता। जबकि बहुलता क्या है? बहुलता होती है कि जैसे अब यहाँ शहर एक बसा है, तो शहर में किस चीज की बहुलता होगी? मकानों की बहुलता हो सकती है, यहाँ रहने वाले लोगों की बहुलता हो सकती है, जाति विशेष के लोगों की बहुलता हो सकती है। धान के खेत में चले जाएं तो वहां धान के पौधों की बहुलता होती है। तो वहां यहाँ बहुलता और डाइवर्सिटी में हमें अंतर देखना है कि दोनों में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड बहुलता या प्लूरलिज्म। तो यहाँ प्लूरलिज्म जो होता है, बहुलता क्या होती है कि अर्थात किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष के समूह में रहने के जो जो समूह में रहते हैं वो, उसे हम बहुलता कहते हैं। और जबकि डाइवर्सिटी क्या है कि हम समूह में रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। हम रहते तो जरूर समूह में हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है। ये क्या है? विविधता। और ये विविधता ही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ये विविधता ही क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी, जो प्रत्येक प्रकृति के जीव को एक जीव से अलग करती है। तो यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिखी है, देख लीजिएगा, अगर नोट करना हो तो कर लीजिएगा डाइवर्सिटी की। इसका अर्थ, डाइवर्सिटी या विविधता का अर्थ क्या बताया गया है? इसका अर्थ योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, आर्थिक, सामाजिक स्तर तथा विकलांगता व धर्म से संबंधित होता है। अर्थात मतलब समझ लीजिए कि जो डाइवर्सिटी होती है वो किन किन चीजों से संबंधित हो सकती है। डाइवर्सिटी किन चीजों से संबंधित हो सकती है? योग्यता से, कोई समान योग्यता का कभी नहीं व्यक्ति हो सकता। लिंग से, कोई एक समान लिंग नहीं हो सकता, या तो वो पुरुष होगा, या तो महिला होगी, या तो वो कॉमन जेंडर होगा, तो उनमें समानता नहीं। प्रजाति, एक प्रजाति होता है, एक जाति होता है, तो जातियों के अंदर प्रजाति होती है। अब इन चीजों को अगर समझना हो तो हम अगर साइंटिफिक तरीके से बताएं तो जैसे क्या है कि मैंगो, जो मैंगो होता है, आम होता है, उसकी कई वैरायटीज होती है। तो एक उसका जाति तो क्या है? उसकी जाति क्या है? मैंगो। या हम इसको अगर साइंटिफिक तरीके से बताएं तो इसको कहते हैं मैंगी फेरा। तो मैंगी फेरा क्या हो गई? जाति हो गई। लेकिन प्रजाति में क्या लगेगा? अगर इंडिका लग जाए तो एक नई प्रजाति बन जाती है, इंडिका। यदि इंडिका लग जाए तो क्या बनती है? एक नई प्रजाति बन जाती है। अगर इसी जगह अब और भी कुछ अगर जोड़ देते हैं इंडिका के, अल्फांसो, तो क्या हो जाता है? वो नई प्रजाति बन जाती है।
तो उसी तरह मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा अल्फांसो, उसी तरह पुरुषों में जैसे ह्यूमन होमोसैपियंस सैपियंस, ये आधुनिक मानव का है। होमोसैपियंस वो लिएंडरथल। तो वो अलग अलग लोगों का नाम है, ये तो जाति और प्रजाति में अंतर है। ये भाषा, भाषा के आधार पर भी अपना भारत जो है बहुल भाषी भी है और विविध भाषी भी है ना। क्योंकि अगर हम भारत लेवल पर देखें तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन हमारे यदि एक विशेष जैसे उत्तर प्रदेश में जाए तो यहाँ क्या सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। यदि हम बिहार में जाए तो क्या बोली जाएगी? हिंदी। लेकिन हम उसी जगह उड़ीसा में चले जाए तो क्या बोली जाएगी? उड़िया। अगर हम उसी जगह आगे तमिलनाडु में तो तमिल। तो अगर हम पूरे भारत लेवल पर देखें तो यहाँ विविधता है, लेकिन यदि हम पर्सनल एक राज्य विशेष में देखें तो वहाँ क्या है? बहुलता। यही बात है। और आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी अंतर हो सकते हैं। विकलांगता के स्तर पर और धर्म के स्तर पर भी अपने यहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। इस आधार पर भी क्या होता है? डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती है। तो ये विविधता नहीं बेटू। अब देखिए प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या है? प्लूरलिज्म की एक परिभाषा हमने लिखी है कि भारत में जो सामाजिक प्रणाली प्रचलित है उसे हम बहुलतावादी कहते हैं। तो भारत में जो सामाजिक प्रणाली विकसित है या जो चल रही है फिलहाल में, वो क्या है? एक बहुलतावादी समाज है। मतलब यहाँ पे हर प्रकार के समाज के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वर्ग के लिए समाज बना हो। यहाँ पे देखिए, ये हम मिटा देते हैं, अब आपको आगे बताते हैं। देखिए, तो अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुलता और विविधता में आपने अंतर देखा। कि फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि यदि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हम देखें तो वहाँ विविधता होगी, और ये अगर एक जगह मिल के कहीं रहते हैं तो ये क्या होगी? बहुलता होगी। तो अगर मनुष्यों के जैसे मानव है तो भाई गांव में जाएं, शहर में जाएं, वहाँ किसकी बहुलता मिलेगी? मानव की। वहीं पे जंगलों में चले जाएं, वहाँ जानवरों की बहुलता मिलेगी, पेड़ों की बहुलता मिलेगी। धान के खेत में चले जाएं, धान की बहुलता मिलेगी, है ना। तो वहाँ पे बहुलता हो गई। और यहाँ डाइवर्सिटी अब धान के खेत में जाके डाइवर्सिटी खोजेंगे तब कैसे मिलेगी? तो हमें पर्सनल अब एक एक पेड़ और एक एक दाने को देखना पड़ेगा, तब जाके हम देखेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर और उनकी बनावट वगैरह वगैरह सब अलग है। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी, या जिसे हम क्या कहते हैं? विविधता। तो अब हमें यहाँ विविधता पढ़नी है, हम क्रम से विविधता पढ़ते जाते हैं, देखते रहिएगा। जैसे यहाँ क्षेत्रीय आधार पर विविधता पढ़नी है, रीजनल, है ना, रीजनल बेसिस। ये रीजनल बेसिस पे हमें विविधता के बारे में पढ़नी है। रीजनल बेसिस डाइवर्सिटी, है ना। रीजनल बेसिस डाइवर्सिटी क्या है? रीजनल बेसिस डाइवर्सिटी, रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय आधार पर डाइवर्सिटी। अब देखिए, ये जो रीजनल बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी है, ये आप अपने एक छोटे से परिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। देखना कि ये रीजनल या आपके अपने गांव के आधार पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र के हिसाब से लोगों के व्यवहार में, लोगों के रहने में, लोगों के रहन सहन, उनका उठना बैठना, चाल चलन, व्यवहार, सब कुछ। अब गांव में ही अगर आप एक तरफ चले जाएं अपने, तो एक तरफ देखते हैं कि एक तरफ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सभी लोग पक्के आलिशान मकानों में रहते हैं। दूसरी तरफ चले जाएं तो एक गरीब बस्ती हुई होती है। तो ये तो क्षेत्र बटा ना, गांव में ही एक छोटे लेवल पर बता रहे हैं। अब उसी तरह अगर हम क्षेत्र बांट दें तो क्षेत्र बांटने के हिसाब से देखें तो क्षेत्रीयता के आधार पर जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विविधता कहते हैं। अब क्षेत्र के आधार पर देखिए, जैसे हम कह लें उत्तरी क्षेत्र, हम एक कहते हैं, एक शब्द आता है उत्तरी क्षेत्र। एक होता है दक्षिणी क्षेत्र।
एक होता है पूर्वी क्षेत्र, एक होता है पश्चिमी क्षेत्र। देखिए ये क्षेत्र के आधार पर क्या है, ये क्षेत्र के आधार पर क्या है, विविधता है। अब देखते हैं, हम बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम उत्तरी क्षेत्र की विशेषता देखें तो उत्तर के क्षेत्र में क्या विशेषता है कि उत्तर के क्षेत्र के लोग गेहूं कलर के होते हैं। देखिए हम विविधता की बात कर रहे हैं, हम बहुलता की बात नहीं कर रहे हैं, विविधता पर हम चर्चा कर रहे हैं, रीजनल बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। तो उत्तरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं क्या होते हैं, गेहूं कलर के होते हैं। इनकी लंबाई थोड़ी अच्छी खासी होती है, जैसा कि आप हरियाणा पंजाब में देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ताप पर नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि इधर थोड़ा सा हिमालय अंचल पड़ता है, तो हिमालय अंचल की वजह से इधर ठंडक मौसम रहता है। इस वजह से इधर के लोगों का कलर और इधर के लोगों के रहने और सहने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। वहीं हम दक्षिण में चले जाए तो दक्षिण में क्या है, उधर की कदकाठी छोटी हो जाती है, उधर के लोग ब्लैक कलर हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, ये क्षेत्रीयता के आधार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ एक कंडीशन ऐसी रहती है। यहाँ हमारे हिमालय की वजह से जहाँ ठंडी रहती है वहाँ भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से गर्मी रहती है, और गर्मी रहने की वजह से क्या होता है, गर्मी रहने की वजह से वो बराबर गर्मी और बारिश के मौसम झेलते झेलते वो इस तरह के हो जाते हैं। वहीं हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ मरुस्थल देखा है आपने, गुजरात में दलदल देखा है, तो ऐसे भी क्षेत्र हैं पश्चिमी क्षेत्रों में जहाँ की उस क्षेत्र में हमारे आपका रहना मुश्किल हो जाए। वहाँ देखते होंगे आप पश्चिमी क्षेत्र में कि सर पे बहुत बड़ी बड़ी राजस्थान के लोग पगड़ियाँ बांधते हैं। वो किस चीज से बचाती है, वो उनको रेत से बचाती है ना। और पूर्वी क्षेत्र में चले जाएं तो विभिन्न प्रकार की जनजातियां होती हैं जिनके अलग अलग रहने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनके खाने के तौर तरीके अलग हैं, उनके त्यौहार मनाने के तौर तरीके अलग हैं। ये सब क्या है, ये पूर्वी। और तो इस प्रकार से रीजनल बेसिस डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है बेटा, अब देखिए हम आते हैं रीजनल बेसिस के आधार पर भाषाई आधार पर। हम इसी जगह बदल देते हैं। हाँ, हम भाषाई आधार पर देखते हैं फिर बायोडाइवर्सिटी लैंग्वेज लेवल पे। लैंग्वेज लेवल डाइवर्सिटी, ये लैंग्वेज लेवल डाइवर्सिटी क्या है, देखिए अब लैंग्वेज लेवल हमने जैसा कि अभी बताया भाषाई आधार पर भारत में विविधता है। याद रखिएगा, हम किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाषाई आधार पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट वाइज देख सकते हैं। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मोस्टली राज्यों में, कश्मीर को अगर आप छोड़ दीजिए या पंजाब को छोड़ दीजिए, तो मोस्टली पंजाब में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन कश्मीर में थोड़ी सी हिंदी उनकी वो कश्मीरी बोलते हैं। तो उत्तर भारत की अगर हम दशा देखें भाषाई आधार पर, तो उत्तर की दिशा में जो मैक्सिमम राज्य हैं वो सब हिंदी बोलते हैं। तो भाषाई आधार पर एक एक डिवीजन किया हमने। अगर हम यहीं पे क्या चले जाएं पश्चिमी क्षेत्र में, हम दक्षिणी में भी नहीं जा रहे हैं, पश्चिमी में जाते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या देखते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर गुजराती बोली जाती है, राजस्थानी, महाराष्ट्री, है ना। ये सब क्या है, ये जब भाषाएं बोली जाती हैं जो कि एक विविधता को प्रदर्शित करती है। दक्षिण क्षेत्र में चले जाइए, दक्षिण में तो और विविधता है, वहाँ की भाषा नहीं हमको समझ में आती। तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, और वो और पता नहीं जनजातियां वहाँ की जो हैं और भी कुछ भाषाएं बोलती हैं जिनको हम जान के भी समझ नहीं सकते। तो ये है लैंग्वेज लेवल पर डाइवर्सिटी। हम पूर्वी क्षेत्र में चले जाएं, हमने बताया कि अभी जैसे पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या है जनजातियां हैं, वो जनजातियां क्या करती हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। वो तो हमें वो सांकेतिक भाषा उनकी हम समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे ये क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और ये भी इन भाषाओं से जुड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए तो ये लैंग्वेज लेवल पर डाइवर्सिटी होगी। अब हम देखते हैं किस लेवल पर, अब हम देखते हैं धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पे
या रिलीजियस, या हम धार्मिक लिख देते हैं। धार्मिक आधार पे विविधता। धार्मिक आधार पर विविधता क्या है? तो धार्मिक आधार पर विविधता क्या है? देखिए, अपने यहाँ भारत देश में, चूंकि हमारा भारत देश क्या है, एक संवैधानिक शब्द है पंथ निरपेक्ष। कहीं कहीं आपने धर्म निरपेक्ष भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि दोनों में अंतर है। यहाँ हर समय पंथ निरपेक्ष सही शब्द है, धर्म निरपेक्ष नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है, धर्म का मतलब ही होता है ज्ञान या प्रेम से इसका अर्थ लिया जाता है। तो अगर व्यक्ति प्रेम निरपेक्ष हो जाएगा या धर्म या भाव निरपेक्ष हो जाएगा तो वो व्यक्ति रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए धर्म के बजाय पंथ निरपेक्ष कहना ठीक है कि यह कोई पंथवादी नहीं होता यहाँ का व्यक्ति, बल्कि यहाँ सर्वोधर्म की भावना यहाँ रहती है। जैसे अपने यहाँ जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो किस भाषा के हैं? हिंदू। उसके बाद कौन है? हिंदू के बाद क्या है? मुस्लिम्स हैं। फिर क्या है? सिख्स हैं। फिर क्या है? क्राइस्ट हैं। वही मतलब क्राइस्ट का मतलब ईसाइयों से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि ये पंथ निरपेक्ष से संबंधित है, जो कि भारत के अंदर ही, पूरे भारत लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, अगर विश्व लेवल पर देखें तो और आपको ये विविधता दिखाई देगी। ये धर्म में, जैसे आप कहीं पश्चिम के देशों में या यूरोप या एशिया के और पश्चिम देशों में चले जाए तो वहाँ पूरा ईसाई है। ये हमारा देश है जहाँ हिंदू, हमारे देश में जहाँ रहते हैं हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। और मुस्लिम्स, कुछ ऐसी पश्चिम कंट्रियां हैं जहाँ पूरी की पूरी कंट्रीज ही पूरी मुस्लिम कंट्रीज हैं। हमारे देश में भी है सिख, ये सिख हमारे यहाँ, और पाकिस्तान में कुछ हैं, जाके कनाडा में कुछ हमारे यहाँ से बस गए हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी या विविधता को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार से ये भाषाई आधार पर हो गए, जाति और जनजाति आधार पर, ये भी देख लीजिए, जाति और जनजाति आधार पर। जाति जनजाति आधार पर। तो जाति और जनजाति आधार पर कैसे विविधता देखने को मिलती है? जाति और जनजाति आधार पर देखिए, जैसे हम अपने यूपी की बात करें तो यहाँ कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? थारू, बुक्सा, भोटिया। ये जो बुक्सा और भोटिया हैं, थारू, ये हमारे यहाँ पाई तो जाती है मैदानी क्षेत्रों में, है ना, थारू, बुक्सा, भोटिया। लेकिन एक और जनजाति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गोंड। ये सबसे ज्यादा यूपी में पाई जाती है। तो ये कुछ जनजातियां हैं जिनके आधार पर विविधता पैदा होती है, जिनके आधार पर विविधता क्या होती है? आती है हमारे यहाँ। तो जो इन जनजातियों के आधार पर हमारे प्रदेश को अन्य प्रदेशों से अलग करता है। जैसे और जगह चले जाए, अब जैसे हम चले जाए पूरब में, तो पूरब में हम अगर यदि आसाम में चले जाए, पूरब यदि हम कहाँ चले जाए? आसाम में। तो आसाम में क्या है? यहाँ खासी, बोडो, ये आदि प्रकार की जनजातियां, खासी और बोडो, जिनके रहन सहन कल्चर उनका अलग है। यदि हम यहीं पे झारखंड चले जाएं, झारखंड में संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है, ये विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं जिनके आधार पर भी हम ये जनजाति और जातीय विविधता के आधार हम देखते हैं, या बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं कि भारत में ये जाति और जनजाति के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है। तो ये आपके सिलेबस का आज पहला टॉपिक रहा, जो कि बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया
यदि इसमें कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बाकी कैसे होगा आगे, मैं आपको एक दिन देखिए अल्टरनेट करके मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि एक दिन में एक ही क्लास का हो पाता है। तो इसलिए आज मैंने आपका डाला है, तो अब मैं कल आपका वीडियो नहीं करूँगा, मैं परसों आपका वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही अपलोड कर पाता हूँ, मेरी जितनी भी ये डाटा है ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।